हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है 5 ईयर्स प्लान पर आधारित रहने वाला है, यानी कि जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं। तो डियर, बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले जो आपका 5 ईयर प्लान लाया गया था 1951 में लाया गया था, या 1951 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। जिन्हें आज तक कितने 5 ईयर प्लान लाए जा चुके हैं? 12 5 ईयर प्लान आज तक लाए जा चुके हैं, यानी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को आज तक लाया जा चुका है, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं कि जो नए स्टूडेंट होंगे उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर चैप्टर का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है। तो आइए हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, आखिर इस चैप्टर का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है। और इसी के अंतर्गत हम इसके बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि आखिर जो आपके 5 ईयर्स प्लान है वो आज तक की स्थिति में कैसे पहुंचे और इनमें क्या क्या इनोवेशंस किए गए या क्या क्या स्थिति इसकी रही, इंक्रीज डिक्रीज, सारी तमाम बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, इस पेपर के इन्फ्लुएंस की बात आती है तो इसका आधार हम यूपीएससी लेके चलेंगे, यानी कि जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, जो आपका आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। उसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स होता है, तो प्रीलिम्स में तो इसका इन्फ्लुएंस होता ही होता है, लेकिन साथ में इसको जीएस पेपर को आधार रखे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर के हिसाब से देखा जाता है तो जीएस पेपर 3, जिसमें आपका इकोनॉमी सेक्शन को रखा गया, किसको रखा गया डियर? इसमें इकोनॉमी सेक्शन को रखा गया है, जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में किस नाम से जानते हैं डियर? अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एक चैप्टर रखा गया जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर? इस चैप्टर को हम इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? 5 ईयर्स प्लान्स को पढ़ते हैं। कौन से प्लान्स को पढ़ते हैं डियर? हम इसके अंतर्गत 5 ईयर्स प्लान को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आइए अब देख लेते हैं। आपको आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो समझ में आई होगी कि आखिर इस चैप्टर का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं हम बाकी इन्फॉर्मेशन, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे आज तक की स्थिति में पहुंचा, या फिर कैसे इसका ओरिजिन हुआ था 5 ईयर्स प्लान का। तो डियर, जब इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था, जो 1930 के अप्रोक्सीमेट क्या हुआ, हमारे जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय देश की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से यहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जितने भी बुद्धिजीवी है, इकोनॉमिस्ट है, जो नेशनलिस्ट पर्सन थे, उनके द्वारा सोचा गया कि भाई देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, तो उसको कैसे किया जाए। तो उनके थ्रू इनके द्वारा क्या किया गया था, आपके इकोनॉमिक प्लान्स को लाया गया, जिसको डिफरेंट तरीके से लाया गया। तो आइए देख लेते हैं वो कैसे कैसे लाया गया था। तो जब इनकी बात करते हैं तो आपके 1930 में इनको इकोनॉमिक प्लान को इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। और क्या बात की गई इनके द्वारा? बात की गई कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हमको रखना चाहिए आर्थिक स्थिति का, जिसमें आपको इनके द्वारा बात की गई कि नेशनल इनकम को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? नेशनल इनकम को बढ़ाना है। क्या कहते हैं जिसको? नेशनल इनकम को बढ़ाना। नेशनल इनकम के साथ में पर कैपिटा इनकम की भी बात की गई। किसकी बात की गई डियर? पर कैपिटा इनकम की बात की गई। अब ये क्या होते हैं सर? तो नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम को बोलते हैं हम हमारे कंप्लीट पूरे देश की आय। तो देश की आय कितनी है? तो प्रेजेंट में बात की जाए तो 2.9 ट्रिलियन है। कितनी है? 2.9 ट्रिलियन है, जिसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? एक पैमाना है डियर इसको इनकम को काउंट करने का, जिसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें हम पूरे देश की इनकम को काउंट करते हैं। तो ये आपकी जो जीडीपी है, ये क्या होती है? आपके पूरी एक कितना, आपके जो तीनों सेक्टर को मिला के, आपका जैसा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों की जो पूरा फिनिश गुड होता है, उसका जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, उसके जो मूल्य को मिला के जो आय निकाली जाती है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं? इसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, यानी एक व्यक्ति के द्वारा कितना पैसा कमाया जाता है। इसको हम मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, इसको माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जो इकोनॉमी के छात्र होंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से भली भांति रूप से इसको समझते होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि जो इन प्लान है, जो इकोनॉमिक प्लान है, इनको कैसे लेके चला गया।
तो इनको लेके चलने की बात करते हैं। तो इसमें क्या बात की गई थी, इसमें बात की गई थी आपके कि इसमें कुछ गोल्स को रखा गया। किसको रखा गया, कुछ गोल्स को रखा गया था कि भाई इन इन गोल्स को हमें अचीव करना होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे देश की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो इसमें बात की गई थी, पहले गोल्स की बात करते हैं तो इसमें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, यानी जिसे हम संसाधनों का वितरण बोलते हैं। तो संसाधनों का वितरण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि सभी व्यक्ति तक सभी संसाधन पहुंच सके और अपनी वो बेसिक नीड्स को पूरी कर सकें। तो सर कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि देश की स्थिति तो हमारी इक्वल ना तो उस समय थी ना स्थिति इस समय इक्वल है, तो कैसे उस बैकवर्ड क्लास को भी कैसे लेके चला गया साथ में। तो आइए उसके लिए कई सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई थी, जिसमें बात कर लेते हैं एक स्कीम की जिसको बोलते हैं हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। डियर, किस नाम से जानते हैं हम उसे, मनरेगा के नाम से। तो मनरेगा स्कीम जो है आपकी, क्या है मनरेगा स्कीम, इसको जानते हैं हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के नाम से हम इस योजना को जानते हैं, जिसमें 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है, यानी 100 दिन रोजगार प्रदान करने की बात की जाती है। और इसमें किस प्रकार के पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें अनस्किल्ड, कैसे व्यक्तियों को इंक्लूड किया जाता है, अनस्किल्ड पर्सन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी जिन लोगों के पास किसी प्रकार की स्किल नहीं होती है, दक्षता नहीं पाई जाती है, तो उन लोगों को ये रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे उनको भी क्या हमारे देश के इक्वल या फिर उनकी स्थिति को भी मजबूत किया जा सके। और इस प्रकार की योजनाएं इनके द्वारा लाई गई, जिससे रिसोर्सेज का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। उसी प्रकार के इनके द्वारा जो नेक्स्ट गोल है, नेक्स्ट गोल रखा गया था। नेक्स्ट गोल क्या है, तो नेक्स्ट गोल की बात करते हैं तो इसमें जो पॉवर्टी साइकिल है, जो गरीबी चक्र है, उसको भी दूर करने की बात की, जिसमें कई सारी योजनाएं इंप्लीमेंट की जाती है। उसी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डियर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, पेन चाहिए होता है, कॉपी चाहिए होती है, बुक्स चाहिए होती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर यानी स्टडी करने के लिए आधार है। ये चीज़ें तो होनी चाहिए, तभी एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट अच्छी तरह से स्टडी कर पाएगा। तो इसी प्रकार से किसानों वगैरह के लिए मशीनें वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, सिंचाई की या इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी, जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। वहीं आगे अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, जिसमें आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ है, यानी सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके हम इस ग्रोथ को या इस गोल्स को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट गोल है, जिसमें आपके सोशल जस्टिस की बात की गई। किसकी बात की गई है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया है, जो गरीबी और अमीरी के बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करने की बात की गई। आई होप आपको ये गोल्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आइए अब इसकी हिस्ट्री की ओर चलते हैं, आखिर 5 ईयर प्लान्स की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे आज तक हम इसकी ओर पहुँचे। तो जो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो डियर सबसे पहले 1934 में क्या किया गया था, एक इकोनॉमिस्ट पर्सन थे जिनको बोलते हैं एम विश्वेश्वरैया के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था, क्या नाम था उस बुक का नाम, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखो जैसे बुक का नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसमें क्या किस चीज़ को डिस्कस किया होगा, इसमें प्लानों को डिस्कस किया होगा, इकोनॉमिक प्लान्स को, किसके लिए, फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए कैसे कैसे प्लान लाए जाने चाहिए जिसके तहत हम इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी बना सकते हैं। तो इस बुक के अंतर्गत यह तमाम बातें लिखी गई और इस में कहा गया कि इन प्लान्स को 10 ईयर प्लान्स के नाम से जाना गया, यानी 10 वर्षीय योजनाओं के नाम से जाना गया, यानी 10 वर्ष के अंतर्गत इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, यानी 10 वर्ष में जो भी चीज़ें अनसर्टेनिटी वगैरह देखी जाएगी उनको आगे सुधारा जाएगा। इसके अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएगी, उनसे आगे क्या क्या सुधार आ सकते हैं या कि स्थिति को अच्छा भली भांति रूप से लेके चला जा सकता है। तो इन सभी तमाम बातों की इस बुक में बात की गई है या इंक्लूड किया गया है इन सभी तमाम बातों को। अगर आगे देखते तो इन 10 ईयर्स के बाद में क्या हुआ, इनको फिर से ऑब्जर्व किया गया कि भाई वाकई हम स्थिति को ढंग से लेकर चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं। तो 1944 के ड्यूरेशन में क्या हुआ है, जब चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पाई तो
जो आज हम मुंबई के नाम से जानता है बॉम्बे, तो बॉम्बे में कुछ 8 इंडस्ट्रियल पर्सन थे जो निकल कर आए और उनके द्वारा क्या किया गया, एक बॉम्बे प्लान लाया गया। क्या लाया गया है? एक बॉम्बे प्लान लाया गया जिसमें 15 ईयर्स का क्या रखा गया, इन प्लान्स को रखा गया। 15 वर्ष के अंतराल में इन चीज़ों को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जैसे इंडस्ट्री को भी हमें साथ लेके चलना चाहिए, एग्रीकल्चर को तो इम्प्रूव करना ही करना है, लेकिन उसमें अगर इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करेगी तो ग्रोथ को हम भली भांति रूप से लेके चल सकते हैं। तो इनके हिसाब से ये 15 वर्ष का ये प्लान रखा गया था। और इन्हीं के साथ 1944 में एक व्यक्ति और आया जिन्हें हम श्री मन्ना रायण के नाम से भी जानते हैं, मन्ना रायण के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा गांधीवादी योजनाओं को क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था इसी ड्यूरेशन में। तो इनको साथ लेके चला गया, लेकिन इनके बावजूद भी स्थिति कुछ खास इम्प्रूव नहीं कर पाई। तो इनके द्वारा बैठ के कंसर्न किया गया, डिस्कस किया गया कि आखिर स्थिति को और कैसे भली भांति रूप से मजबूत बनाया जा सके। तो उसके लिए इनके द्वारा माइंड में इनके एक सजेशन आया कि हमें एक प्रॉपर वे में एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, एक संस्थान बनाना चाहिए जिसके थ्रू इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाना। क्योंकि अगर प्लान्स हमारे टेबल पर होंगे, अगर प्लान्स को भली भांति रूप से बनाया जाएगा तो चीज़ें और भी अच्छी तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। तो वहीं इसी के चलते 15 मार्च 1950 को क्या किया गया, एक कमीशन लाया गया जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। डियर किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया और चीज़ों को भली भांति रूप से लेकर चला गया। वहीं आगे चलकर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 को इस प्लानिंग कमीशन का नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा भी कुछ गोल्स डिसाइड किए गए, आखिर इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे लेके चला जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसकी स्थिति को। तो इसके द्वारा क्या क्या गोल्स डिसाइड किए गए। जब हम नीति आयोग के गोल्स की बात करते हैं तो इनके द्वारा गोल डिसाइड किए गए कि वेल डेवलप स्टेट्स से हम वेल डेवलप सेंटर को बनाएंगे, यानी कि जो सशक्त राज्य होंगे तो सशक्त केंद्र का निर्माण किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, देन अगर इसके गोल्स की बात करते हैं तो इसमें गोल्स आता है आपका, कौन सा गोल आता है डियर, जिसको बोलते हैं हम फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, इसे संघवाद के ढांचे के नाम से भी जाना जाता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ पावर्स है जो स्टेट्स को दी जाएगी, कुछ पावर आपके सेंटर को दी जाएगी। तो स्टेट क्या करेंगे, उस पावर का यूज करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को या कुछ योजनाएं वगैरह इंप्लीमेंट करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर पाएंगे और उसकी वजह से एक अच्छे सेंटर का निर्माण किया जा सकता है। उसी प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थान बनाए जाएंगे जो इकोनॉमिक प्लान को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल या हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो आपकी लेबर मिनिस्ट्री या आपकी रूरल और अर्बन जो मिनिस्ट्रीज है ये बनाई गई ताकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को भी भली भांति रूप से या एक साथ में आगे इम्प्रूव किया जा सके, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा किया जा सके। वहीं अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर की बात आती है। आखिर देख लेते हैं नीति आयोग की स्ट्रक्चर क्या है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में, इसके अध्यक्ष के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अध्यक्ष बनाया जाता है या इसको मेंबर बनाया जाता है अध्यक्ष के रूप में। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में रहेगी, जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा वही नीति आयोग का क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। भाई इसके गवर्निंग काउंसिल मेंबर की बात की जाए तो स्टेट और यूटी से, जिन्हें यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है, उनके चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं इसके उपाध्यक्ष के रूप में बात की जाए तो उपाध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन होगा, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही जो भी इसका अध्यक्ष होगा उन्हीं के द्वारा इनका नाम डिसाइड किया जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कुछ कंप्लीट ईयर मेंबर होते हैं और कुछ अंशकालिक मेंबर होते हैं, यानी कि कम समय के सदस्य होते हैं। अगर कंप्लीट ईयर सदस्य की बात की जाए तो इनकी संख्या 5 पाई जाती है और अंशकालिक सदस्य जो कम समय के मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या 2 पाई जाती है। और ये कौन मेंबर होते हैं, जब ये भी पदेन सदस्य होते हैं। कौन होते हैं डियर, पदेन सदस्य का मतलब अपने पद पर रहते हुए कार्य करते हैं। ये किसी यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं या उनके कुलपति वगैरह को इसमें मेंबर बनाया जाता है। वहीं पे बात करते हैं इसके सीईओ के रूप में, तो इसके सीईओ
कौन बनाया जा सकते हैं? इसके सीईओ वही होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव के स्तर पर जो कार्य करेंगे, वही नीति आयोग के सीईओ बनने की क्या रखते हैं, क्वालिफिकेशंस रखते हैं। ठीक है डियर, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अब हमारे 5 इयर्स प्लान की ओर, एक एक करके जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए डियर देख लेते हैं हम एक एक क्लास करके, हम एक एक हमारे 5 ईयर प्लान को आखिर क्या है हमारे 5 इयर्स प्लान। तो डियर जब हम 5 इयर्स प्लान की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 टू 1956 में क्या किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इनको कुछ मॉडल्स के थ्रू क्या किया जाता था, इम्प्लीमेंट किया। मॉडल्स क्या होते हैं, तो मॉडल्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लान किए जाते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक मॉडल, यानी कि एक कुल मिला के टाइम टेबल होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है अपना एक टाइम टेबल बनाता है पढ़ने के लिए, इस टाइम पे ये पढ़ना, उस टाइम पे ये पढ़ना। तो उसी प्रकार से मॉडल्स बनाए जाते थे पंचवर्षीय योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उन मॉडल्स में सारी बातें लिखी होती थी, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रोवाइड करवानी, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर लेके चलनी है, क्या क्या योजना है जो लानी चाहिए, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करवाई जा सकती है पीपल्स को। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका 1951 ईयर में लाया गया। उसको हैरोल्ड डोमर मॉडल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके गोल्स रखे गए थे कि 2.1% की तो ग्रोथ हमें रखी जाएगी। इन 5 वर्षों के अंतर्गत हमें क्या करना, 2.1% की क्या करनी है, हमें ग्रोथ प्राप्त करनी है। लेकिन वहीं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें इन्वेस्ट कितना किया जाएगा, 5% से 7% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं अगर इसमें इसमें कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो 31% इसमें कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी पूंजी लगाई जाएगी। वहीं पे 2.1% का क्या था, इसमें ग्रोथ का एस्टिमेट लगाया गया। लेकिन वहीं हमें आउटपुट के रूप में ग्रोथ कितनी देखी गई, 3.6% की ग्रोथ देखी गई, यानी हमारा प्लान ये सक्सेसफुल रहा। और अदर इसमें अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या बात आती है कि आपका जो नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम कितनी प्राप्त की गई, हमारे द्वारा 18% प्राप्त की गई। वहीं पर कैपिटा इनकम के रूप में 1.8% की ग्रोथ देखी गई। अगर इसका बेस देखा जाए तो आखिर इसमें बेस किस आधार पर ये ग्रोथ प्राप्त की गई, तो इसमें बेस रखा गया था एग्रीकल्चर को, यानी कि जो आपकी कृषि व्यवस्था उसी से ये ग्रोथ हमारे द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। यानी सबसे पहले हमने कृषि पर ही ध्यान दिया, यानी एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया, जिसकी वजह से हम इस ग्रोथ को अचीव कर पाएँ। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई किसानों को आखिर में, तो उसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी जिनको सिंचाई व्यवस्था बोलते हैं, सिंचाई व्यवस्था इनके द्वारा प्रदान की गई। जिसमें बात करते हैं तो पहला आता आपका भाखड़ा नांगल, जो भाखड़ा नांगल मल्टीपल आपकी योजना है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं, वो इम्प्लीमेंट की गई, जिसकी वजह से ये इंक्रीमेंट देखा गया, ये ग्रोथ देखी गई। उसी के साथ में दामोदर घाटी परियोजना है, उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। देन उसी के बाद में हीराकुंड परियोजना, तो तीनों की तीनों परियोजनाओं कब लाई गई थी, आपके ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लाई गई, जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट किया है, ताकि अच्छी सिंचाई व्यवस्था मिल पाएगी तो उससे अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा। आई होप आपको फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान समझ में आया होगा। इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी अब तक एग्जाम में पूछी गई है या आगे भी पूछी जा सकती है, उनको हम तमाम इन्फॉर्मेशन को हम इस प्लान में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आएगी। आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्लान की ओर, जिसको हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान को हम देखते हैं, तो डियर हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है, उसको देख लेते हैं हम। तो सेकंड 5 ईयर प्लान को आपके 1956 से 61 में क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसको किस मॉडल के तहत लाया गया था, इसको PC मालनोबिस मॉडल के तहत इसको लाया गया था। इसमें अगर गोल्स की बात करते थे, इनके द्वारा गोल्स रखा गया 4.5% की क्या ग्रोथ की एस्टिमेट लगाया कि हमें इन 5 वर्ष के मध्य में कितनी चाहिए, 4.5% की वृद्धि चाहिए होगी। उसी प्रकार से अगर इसका जो ग्रोथ देखी जाए तो 4.3% की ग्रोथ देखी गई आउटपुट के रूप में, यानी कि हमें कितना ग्रोथ प्राप्त हो पाया, 4.3% का। यानी हम एक अप्रोक्सीमेट जितना हम आइडिया लगाए थे उतना हमें मिल पाया। आइए इसमें और चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें जो नेशनल इनकम की बात करते थे, इसमें 25% की ग्रोथ को देखा गया। और इसमें अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पूंजी विकास निवेश की बात करते हैं, तो इसमें 7% से 11% का
क्या किया गया था, आपका कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया था। भाई अगर इसमें नेक्स्ट गोल की बात करते हैं तो इसमें आपका नेक्स्ट गोल आता है, इसमें सोशल जस्टिस को रखा गया था डियर। किसको रखा गया था? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? इसको बोलते हैं हम सामाजिक विकास या सामाजिक न्याय की बात की गई, जिसमें सभी व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? समाजवादी समाज बनाया जाएगा, यानी एक दूसरे की मदद करके और उनको इकोनॉमिक उनकी कंडीशन को ठीक किया जाएगा। अगर इसके एनालिसिस तौर पे देखा जाए तो इसमें एनालिसिस किया जाता है कि आखिर इसमें बेस क्या रखा गया, भाई किस बेस पे ये ग्रोथ थी जो हमें प्राप्त हुई। तो इसमें आपके डियर बात करते हैं तो इसमें आपके एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज को क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, यानी आपके कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को के आधार पर इस ग्रोथ को प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। तो आइए देख लेते हैं आखिर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी या एग्रीकल्चर में कौन कौन सी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई थी इस प्लान के तहत। तो एग्रीकल्चर में हम बता ही चुके हैं कि पहले जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया, इसमें इंडस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जिसमें आपके फर्स्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें आती है आपके राउरकेला इंडस्ट्री आती है, जिसको आपके ओडिशा के अंदर लगाया जाता है इस इंडस्ट्री को। उसी प्रकार से आपके नेक्स्ट भिलाई आती है, भिलाई को छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसी प्रकार से आपके दुर्गापुर आती है, जिसे वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इन इंडस्ट्रीज का बेस क्या रखा जाता है कि ये क्या करेंगे? मशीनों के पार्ट्स बनाएंगे, यानी मशीनों के कल पुर्जे बनाए जाएंगे इन इंडस्ट्रीज में, जिससे क्या किया जा सकता है कि देश में कई सारी जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी जो इरिगेशन मशीन हो गई, लाइक एज उसी प्रकार से देखा जाए तो आपके जितने भी थ्रेसिंग, कटिंग, पटिंग जो मशीन है उन सभी मशीनों को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा इन इंडस्ट्री के तहत। और दोनों को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ लेके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त की जाएगी। तो इसी के अंतर्गत आपके एक इंडस्ट्री निकल के आती है जिन्हें हम टाटा इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं हम टाटा इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसे इंस्टीट्यूशन क्या बोलते हैं? टिफरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? टिफरी के नाम से। टिफरी क्या है? टिफरी को बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन रिसर्च के नाम से जाना गया, जो आपके इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान निकल कर आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आएगी। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की ओर, जिसे 5 ईयर प्लान नंबर 3 कहा गया। तो जो आपका प्लान नंबर 3 है उसको 1961 टू 1966 में क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसे गॉडगिल मॉडल के तहत क्या किया गया था? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस मॉडल का क्या क्या उद्देश्य रखा गया था, क्या क्या गोल रखा गया था, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें ग्रोथ का एस्टिमेट रखा गया 5.6%, लेकिन हमें आउटपुट के रूप में 2.8% ही ग्रोथ मिल पाई, यानी कि ये प्लान हमारा अनसक्सेसफुल रहा। अगर उसी प्रकार से इसके एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं इसमें पर कैपिटा इनकम रखी गई थी, 17% ग्रोथ की बात की गई थी जो हमें नहीं मिल पाई। उसी प्रकार से अगर इसमें भी बात की जाए, बेस क्या रखा गया था? इस ग्रोथ का बेस रखा गया था वही एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज को इसमें ग्रोथ का बेस रखा गया था, जो अनसक्सेसफुल रहा। अगर इसमें अदर गोल्स की बात करते हैं तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी या आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई। तो जो आपका आज का आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, वो जो स्कीम है, वो यहीं से निकल कर आई थी डियर, ठीक है ना, जो आत्मनिर्भर भारत है आपका। तो उसी प्रकार से अगर बात करते हैं इसमें एनालिसिस के तौर पे, देन तो बेस आपको समझ में आ गया। तो इसके अनसक्सेसफुल रहने के क्या कारण रहे थे उनको देख ले। तो अनसक्सेसफुल रहने के कारण है क्योंकि ये आपको ध्यान ये 1961 से 1966 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें अनसक्सेसफुल रहने का कारण, इनका मेन कारण ये था कि जो 1962 में क्या हुआ था, आपका चाइना इंडो वार हुई थी, यानी भारत और चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, जिसकी वजह से हम इस प्लान की ओर क्या फोकस नहीं कर पाए। उसी प्रकार से अगर 1965 में देखा जाए तो आपका इंडिया पाक बैटल हुई थी, यानी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसकी तो अब देखिए आप ऐसे दो इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, तो इसकी वजह से कहाँ पे ध्यान दे पाते, आखिर हम हमारी जो बाउंड्रीज को सिक्योर करते हैं या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को। तो चीज़ें उस टाइम पे नई नई थी, तो नई नई चीज़ें होने की वजह से क्या था, चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं लेके चला जा सका, और इन की वजह से, इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हम इस गोल को
मतलब कि जो हमारा एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पाए। उसी प्रकार के नेक्स्ट अनसर्टेनिटी को देखते तो इसमें क्या हुआ था, जो भयंकर सूखा पड़ गया था, जो ड्राइनेस की स्थिति आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो इन तमाम बातों को चलते हुए क्या हुआ, हम जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो हमारा टारगेट था, जो एस्टिमेट था, उसको हम क्या कर प्राप्त नहीं कर पाए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी और आपको ये इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जो आप द स्टडी अलाइन टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको ये चीज़ें डायरेक्ट मिल जाएगी। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आप जब भी क्लास लें, नोट की द स्टडी लाइन किसी की भी क्लास ले, आप पेन कॉपी साथ में रखा कीजिए ताकि अपने सेल्फ नोट्स तैयार किया जा सके। उसका फ़ायदा ये रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम सारी बुक्स को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे जो सेल्फ नोट्स रहेंगे उनको हम रिवाइज कर पाते हैं, और रिवाइज होने की वजह से हम अनकम्फर्टेबिलिटी फील नहीं करते एग्ज़ाम हॉल में। तो आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्लान की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्लान कौन सा, प्लान नंबर 4। कौन सा प्लान है डियर, प्लान नंबर 4 जिनको 1969 और 1974 में क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर 3 साल कहाँ गए या 3 इयर्स कहाँ पर चला गया। 19 हमारा जो तीसरा था वो तो 1966 तक ही था, तो अगला हमारा 1967 से होना चाहिए था, तो 1969 से दे रखा डायरेक्ट। तो 3 साल कहाँ गए, आइए हम 3 साल के बारे में भी बात कर लेते हैं, आखिर इन 3 इयर्स में इनके द्वारा क्या किया गया। तो इनकी बात करते हैं। इन 1966 से और 1969 के बीच का जो ड्यूरेशन था, इनको हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं डियर। किस नाम से जानते हैं इनको, हम प्लान हॉलीडे के नाम से इनको हम जानते हैं, इन 3 इयर्स को। ठीक है डियर। तो ये प्लान हॉलीडे क्या था कि इनमें जो अनसर्टेनिटी देखी गई थी, इसमें आपके जो करेंसी का भी डिवेल्यूशन देखा गया था, यानी कि इनका अवमूल्यन किया गया था, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। क्योंकि डियर जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम जो हमारी करेंसी का है, जो डिवेल्यूएशन कब करते हैं, हम उस स्थिति में करते हैं जब हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है। तो वो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। जो आपका 3 इयर्स था उसको प्लान हॉलीडे के नाम, इसमें बैठ के प्लान किए गए कि चीज़ों को आगे किस प्रकार से लेके चला जा सकता है। और इसमें जो डिवेल्यूएशन देखा गया था करेंसीज का, या फिर आपके अवमूल्यन देखा गया था, उस वजह से ये 3 वर्ष लग गए थे बीच में। तो आइए अब हमारा 4th को डिस्कस कर लेते हैं, 4th 5 ईयर प्लान को। तो इसको लाया गया था आपका 1969 टू 1974। डियर एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, यहाँ से कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ईयर का गैप है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। कई बार क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी में इनको, जैसे कि एक याद कर ले 1951 में पहली योजना लाएगी और उसके बाद में 5 करके उसमें ऐड करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं, काफ़ी बार इसमें गैप देखा गया, तो उन गैप्स को भी ध्यान रखना। तो ये गैप भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि तीसरी योजना 1961 से 1966 में लाई गई और चौथी योजना 1966 से 1967 लाई गई। तो आप क्या करते हैं, आप उसी में वो 5 ऐड करके उसको सही टिक मार देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है डियर। आई होप आपके माइंड में ये क्लैरिटी आई होगी इससे रिलेटेड कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। तो डियर जो आपका 4th 5 ईयर प्लान है, इसको 1969 से 1974 में लाया गया। अगर इसमें मॉडल की बात करते हैं तो कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट किया गया, इसमें अशोक रुद्र मेनन, क्या बोलते हैं इसको, अशोक रुद्र मेनन नाम का एक मॉडल इंप्लीमेंट किया गया। इसमें जो ये गोल रखे गए, अगर इनमें गोल्स की बात करते हैं, इसमें 5.7% ग्रोथ का एस्टिमेट लगाया गया कि हमें इन 5 वर्ष में 5.7% की वृद्धि प्राप्त करनी है, लेकिन आउटपुट के रूप में हमें 3.3% ही ग्रोथ देखी गई, यानी ये प्लान भी हमारा अनसक्सेसफुल रहा। अगर इसमें बात करते हैं तो इस समय पे आपकी गवर्नमेंट थी किसकी, याद हो तो 1971 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। किनकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, जिनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था कि गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इनके द्वारा, और यही इसको गोल के रूप में भी इनको लिया गया था 1971 में कि भाई हम क्या करेंगे, गरीबी हटाएंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में वृद्धि की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाएगा, देन और जो आपके संपत्ति वितरण है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम यानी कि जो संपत्ति का वितरण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा सभी लोगों तक। जो आपको याद होगा कि जो प्रीवियस जो स्कीम हुआ करती थी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी,
जो हम हिस्ट्री में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको क्या बताया था कि जो जितने भी राजा महाराजाओं को जो इंसेंटिव दिए जाते थे या फिर जो प्रीवियर्स दिए जाते थे, यानी क्या किया जाता था कि तुम राजा हो, राजा होने के नाते आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, और उनका जो भी राजपाट होता था सब ब्रिटिशियर्स के द्वारा हथिया लिया गया था। तो उस प्रीवियर्स को भी क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो वही संपत्ति के वितरण की बात कर रहा कि संपत्ति पे सबको हक होना चाहिए। और उसी समय पे क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म भी किया गया था। लैंड रिफॉर्म की बात की जाए तो यानी कि भूमियों का पुनर्गठन किया गया था। उसमें जितने भी लोग थे, यानी जितने भी भूमिहार थे, जो क्या करते थे, नॉर्मल पीपल से जो हड़प ली गई थी जमीन वगैरह, तो उनको कि उनके द्वारा एक रूल लाया गया था कि जो व्यक्ति जिस लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो लैंड उसी की हो गई थी। उस समय इस प्रकार के कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई थी। तो आई होप आपको एक गोल समझ में आएगा। आइए इनका एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एनालिसिस के तौर पर देखा जाए तो आपको पता है 5.7% की हमने ग्रोथ की बात की, लेकिन 3.3% हमें ग्रोथ प्राप्त हो पाई। अगर वहीं पे पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम की बात की जाए तो इसमें नेशनल इनकम 1.1% की ग्रोथ देखी गई। और ये योजना को क्या माना गया, असफल योजना माना गया, अनसक्सेसफुल इस योजना को माना गया। तो डियर क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो इस क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। आपका सेकंड क्लास भी इसका जल्दी ही आएगा। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, तो इनको बार बार रिवाइज कीजिए आप। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।